नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सदन की कार्यवाही के पहले दिन मध्य प्रदेश सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र में अपनी प्राथमिकताओं का जिक्र किया। अभिभाषण के बीच ही विपक्षी दल ने हंगामा शुरू कर दिया। आखिर कैसा रहा सत्र का पहला दिन और आने वाले दिनों में क्या हो सकती है सदन की रूपरेखा, जानिए इस रिपोर्ट में। किसानों के लिए 3100 रुपए की धान खरीदी की बात की, फिर राज्यपाल के अभिभाषण में इसका भी जिक्र नहीं हुआ। महामहिम जी की आभा मंडल उनके भाषणों में व्यस्त रहे और हरदा पर कोई ना चर्चा करी ना शोक तक व्यक्त करना जरूरी नहीं समझा। तो लगता है कि कांग्रेस को समझ नहीं आया, इसलिए नासमझी के अपना उदाहरण पेश कर रहे हैं हंगामा करके। आज बुधवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन सदन की कार्यवाही राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुई। राज्यपाल जब अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। कांग्रेस के विधायकों ने भाजपा के संकल्प पत्र की प्रतियां सदन में लहराई और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद राज्य सरकार पर जनता से धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि अभिभाषण में धान की खरीदी 3100 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं का मूल्य 2700 रुपए और 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का उल्लेख नहीं है। आइए आपको बताते हैं राज्यपाल के अभिभाषण की खास बातें। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरे देश को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया है। चित्रकूट और ओरछा में राम वन गमन पथ के लिए मेरी सरकार ने प्रतिबद्ध होकर काम शुरू कर दिया है। तीर्थ स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। जहां जहां मध्य प्रदेश में श्री राम और श्री कृष्ण के कदम पड़े हैं, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। 724 किलोमीटर लंबी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। केन बेतवा पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना प्रदेश विकास में मील का पत्थर साबित होगी। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए अंक सूची एवं उपाधियों को डिजी लॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू की जा रही है। युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार पर फोकस करते हुए महाविद्यालयों में बाजार की जरूरतों के आधार पर सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। प्रदेश में 4 ग्लोबल पार्क विकसित किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से फ्यूचर जॉब स्किल कोर्सेज में 7000 युवाओं को प्रशिक्षण दिलाए जाने की योजना है। राज्यपाल के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष सरकार की वाहवाही करता नजर आया, तो विपक्ष अभिभाषण के साथ ही विरोध के तेवरों के साथ सदन और सदन से बाहर सरकार को बीजेपी के संकल्प पत्र की याद दिलाता नजर आया। दुर्घटना है, लापरवाही, जो पहले गिरफ्तार था उसको वही अपनी फैक्ट्री चलाता गया, बेल पर था, तो प्रशासन क्या कर रही थी? ये पूरी जिम्मेदारी और दोष प्रशासन का। लाडली बहनों की बात की नहीं है। इन्होंने कहा था कि 3000 रुपए की राशि दी जाएगी, लेकिन पूरे के पूरे संकल्प पत्र में इसका जिक्र तो हुआ था, लेकिन माननीय राज्यपाल के महोदय के अभिभाषण में इसका जिक्र नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने 2023 के संकल्प पत्र में किसानों के लिए 3100 रुपए की धान खरीदी की बात की, लेकिन फिर राज्यपाल के अभिभाषण में इसका भी जिक्र नहीं हुआ। कम से कम इतनी बड़ी घटना हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर यदि मानवता जीवित हो तो इस घटना पर 1 मिनट का शोक व्यक्त करना चाहिए था। मेरे कहने के बावजूद भी उन्होंने उस बात को दरकिनार किया। मुझे लगता है इतने लोगों की मृत्यु हुई उसका उन्हें शायद कोई दुख नहीं है, और ये बड़ी दिल को छूने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं सिर्फ अपने प्रधानमंत्री जी की, महामहिम जी की आभा मंडल उनके भाषणों में व्यस्त रहे और हरदा पर कोई ना चर्चा करी ना शोक तक व्यक्त करना जरूरी नहीं समझा। बड़ा दुख का विषय है कि मानवता कहाँ चली गई है हम इन लोगों की। देखिए, विपक्ष का धर्म होता है जनता की समस्याओं को समुचित रूप से सदन में उठाना। जैसा कि महामहिम राज्यपाल जी ने सर्वभौमन्तु सुखीना के भाव से जो मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम कर रही है, उसकी तमाम योजनाओं के तमाम कार्यक्रमों की चर्चा की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को समझ नहीं आया, इसलिए नासमझी के अपना उदाहरण पेश कर रहे हैं हंगामा करके।
राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुए मध्य प्रदेश सरकार के बजट सत्र में सत्ता पक्ष सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए आगे बढ़ेगा तो विपक्ष सरकार की कमियों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करने में गुरेज नहीं करेगा। सदन के सत्र के पहले दिन विपक्ष ने अभिभाषण के दौरान टोका टोकी और बहिर्गमन के साथ अपने इरादे जता दिए हैं। वहीं सरकार का साफ कहना है कि वो विकास के संकल्प के साथ सुशासन और स्वराज लाने की अपनी नीतियों को सदन के माध्यम से प्रभावी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। तो आज इसी विषय पर हमारी चर्चा का केंद्र होगा, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी से पैनलिस्ट गुंजन चौकसी जी जुड़ी। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अनिल जी, जिस तरह से बीजेपी ने पहले ही कहा था कि जब सत्र शुरू होगा तो सरकार के पास बताने के लिए बहुत सारी उपलब्धियां होंगी, मोहन सरकार का पहला बजट सत्र है। आज एक औपचारिकता के तौर पर जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा था, संकल्प पत्र की प्रतियां सदन में उड़ाई जा रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि एक बार यदि अभिभाषण पूरा हो जाता, उसके बाद कल से जब प्रश्नकाल शुरू होता, शून्यकाल शुरू होता, उसके बाद तमाम जो तैयारियां विपक्ष ने की थी वो की जानी चाहिए थी? जी अनिल आवाज इशू आ रहा था जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अनिल जी? आवाज आपकी सर क्लियर नहीं आ रही इस पे। चलिए फिर से कनेक्ट होने की सुन कोशिश नहीं पा आपसे रहा हूं, करते आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जी जी, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। गुंजन जी का रुख कर लेते हैं। गुंजन जी, सदन की कार्यवाही का पहला दिन और आज जिस तरह से पूरी घटना सदन के अंदर में घटी है, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पर? क्योंकि विपक्ष पहले से ही आक्रामक था, खासकर जब हरदा की घटना हुई इसके बाद से तो विपक्ष पूरी तैयारी में था कि पहले दिन से सरकार को सदन में घेरना है। लेकिन क्या आपको लगता है आज वो जो पहला दिन था वो सही था? देखिए अमित जी, सर्वप्रथम तो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास चाल, चरित्र और चेहरा तीनों ही नहीं बचा हुआ है। तो जो उम्मीद कांग्रेस से किसी विपक्ष के रूप में कि जनता की किसी समाधान की जो बात करें तो वैसे भी करना, उम्मीद लगाना भी ठीक नहीं है कांग्रेस से। क्योंकि जैसे मैंने बताया, कांग्रेस के पास न चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। कांग्रेस के पास ना नीति है, न नियत है, न नेता है। तो जिस पार्टी के पास इस तरीके का जो वजूद ही नहीं है, जिस पार्टी का, तो आप उससे क्या उम्मीद लगाएंगे कि वो किस तरीके की कार्यप्रणाली रखेगा? वो भी इस तरीके की एक संवैधानिक जगह पे वो अपनी कार्यप्रणाली कैसे रखेगा, ये उम्मीद लगाना ही अब उससे ठीक नहीं है। जो विभाजित पार्टी है, जिसके अपने वरिष्ठ नेतृत्व आपस में विभाजित है, तितर बितर होके रुके हुए हैं, पड़े हुए हैं, जो पूर्ण रूप से जनता जिस पार्टी को बहिष्कार कर चुकी है, उस पार्टी के कंडक्ट पे बात करना भी मैं ठीक नहीं समझती। रही बात अगर आज के अभिभाषण की, तो देखिए ये आपने और हमने सबने देखा कि किस तरह आज बताया कि ये राम राज्य की जो परिकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है और जो विकसित भारत की संकल्पना उन्होंने की है, ये होता देख ही हम सब भारतवासियों के लिए एक बहुत ही सुखद अनुभव है। और हम अपने आप को बहुत प्राउड महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे भारत का हिस्सा है जो मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर 2047 का जो संकल्प है, जो मोदी जी की गारंटी है, हम उसकी तरफ आगे अग्रसर हैं। आज आपने देखा किस तरह बताया कि क्या संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी का जो एक मोटो है, वो मोटो ये है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसी के आधार पर आज सारी बात रखी थी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही है पहले भी, पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश में हर वर्ग के विकास की, और आने वाले समय में भी ये कोशिश रहेगी, ये निरंतर रहेगा कि कैसे युवाओं का कल्याण हो, कैसे गरीब का उत्थान हो, कैसे किसानों का उत्थान हो और कैसे महिलाओं की सशक्तिकरण हो। ये जो 4 वर्ग है जिनकी बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उन चारों वर्गों का कल्याण और उत्थान कैसे हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में भी है, जिसे आज भी दोहराया गया है। तो जिससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है वो बहुत क्लियर है। वो विजन है डेवलपमेंट, वो विजन है विकास, वो विजन है कि जो विकसित भारत 2047, चलिए जो विकास का विजन है वो पूरी तरह से स्पष्ट है बीजेपी का, ये बीजेपी कह रही है। अनिल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अब? जी बताइए। अनिल जी, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है।
सदन की कार्यवाही के पहले दिन जो कुछ भी हंगामा विपक्ष ने किया वो पूरी तरह से बीजेपी उसे अशोभनीय करार दे रही है। साथ ही ये भी कह रही कि जब मुद्दे नहीं है तो इस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस की सामने आती है। देखिए अमित जी, मैं बताना चाहूंगा आपको जी कि जिस तरह से जो है हमारी बहन ने चौकसी जी ने इस जो आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए, निश्चित तौर पे मैं इस बात को मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दिया। विधानसभा सत्र में राज्यपाल जी का भाषण हुआ, पिछला विधानसभा सत्र भी छोटा था, उस अभिभाषण में भी राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी संकल्प था उसके बारे में चर्चा नहीं हुई। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा, जिस देश के अंदर, जिस देश में यानी प्रदेश में लगभग पिछले 1.5 दशक में इनकी सरकार के दौरान यदि 18,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या अगर करने को मजबूर हो, जिस देश में किसानों की आय एक महीने में 10,341 रुपए और मध्य प्रदेश में महज 8,300 रुपए के आसपास है, उसका अभिभाषण में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती है। आपने कहा कि हम किसानों का गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का काम करते हैं और धान 3100 रुपए क्विंटल प्रति खरीदने की बात करते हैं, 450 में सिलेंडर देने की बात अगर करते हैं, अगर अभिभाषण में वो बात अगर नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर आज पूरा मध्य प्रदेश शोक में डूबा हुआ है। हारदा फैक्ट्री में जिस तरह से जो घटना हुई, 11 लोग मृतक और 217 से लोग ज्यादा घायल हो गए, आज पूरा मध्य प्रदेश शोक में है। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश का सदन भी शोक में है और उस पर यदि अभिभाषण में 2 मिनट का मौन धारण करने का भी यदि समय अगर विधानसभा को नहीं है, सरकार को नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह मानता हूं ये सरकार का अहंकार था, इनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं और जब आपकी संवेदनाएं मर जाती हैं तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर इसका विरोध भी करना चाहिए। और जब आपके संकल्प पत्र के द्वारा लगातार आप इन चीजों को, चुनावी संकल्प पत्र को अगर इग्नोर करने का काम करेंगे, ऐसा लगता है कि माननीय राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण था वो राज्यपाल महोदय का भाषण न होते हुए भाजपा का निश्चित तौर पर एक भेजा हुआ एक भाषण था। अगर वो भाषण लगातार पिछले सदन में भी हुआ, इस बार भी अगर होगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को न इसका विरोध भी करना चाहिए बल्कि जनता की आवाज को उठाकर अहंकारी सरकार को आईना दिखाने का भी काम करना चाहिए। तो जो कांग्रेस ने बायकआउट किया, निश्चित तौर पर मैं इसको सही मानता हूं और मध्य प्रदेश की जनता की भलाई के लिए मानता हूं। जी अमित जी। ठीक है, तो आशीष अनिल जी ने अपना पक्ष रख दिया है। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी का रुख कर लेंगे। आशीष जी, बीजेपी कह रही कि जो कांग्रेस का सदन में पहले दिन व्यवहार था वो बहुत ही अशोभनीय था, असंसदीय व्यवहार था, लेकिन कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है। उसका कहना यह है कि जब राज्यपाल के अभिभाषण में चुनावी संकल्प पत्र का जिक्र नहीं था तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता, हंगामे की स्थिति क्यों नहीं बनती। लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरी कार्यवाही होती है, जो सदन का पहला दिन होता है, और चूंकि ये माना जाता है कि राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो सरकार के कामकाज का एक आईना होता है जिसे प्रस्तुत किया जाता है, उस पूरी प्रक्रिया के दौरान इस तरह की जो स्थिति निर्मित हुई, कितना सही आप इसे मानते हैं? जी आशीष जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, मैं आपका ऑडियो क्लियर नहीं है पूरी। जी आशीष जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ आशीष जी, बीजेपी कह रही है कि सदन की कार्रवाई के पहले दिन कांग्रेस ने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, अशोभनीय था, लेकिन कांग्रेस अपने स्टैंड पर कायम है। लेकिन सदन की कार्रवाई के पहले दिन इस तरह की पूरी प्रक्रिया में जो पूरी बाधा आई उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पक्ष जो है वो बड़ी घटना नहीं है जी, प्रदेश में भी और दूसरे राज्यों पर राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध दर्शाता रहा। अब किस तरह का विरोध होता है ये वो निर्भर करता है, लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है तो एक मान्य परंपरा मानी जाती है कि राज्यपाल चूंकि संवैधानिक रूप से और सरकार का प्रमुख होता है तो उसकी बात को सुना जाना चाहिए, ये परंपरा है। लेकिन ये कोई बंधन भी नहीं, विपक्ष अपनी बातों को या अपनी चीजों को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होता है और वो अपनी तरह से अपना काम करते हैं। दूसरी बात, राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो सरकार का लिखा हुआ होता है। राज्यपाल अपना सरकार की उपलब्धियां, सरकार का तैयार वो अभिभाषण होता है, वो सब जगह होता है, वो इसी तरह की परंपरा है, वो सरकार की बात करते हैं। अब चूंकि पूरी डिबेट में ऑडियो क्लियर नहीं था, लेकिन मैं इतना कह पा रहा हूँ कि ये जो अभिभाषण राज्यपाल ने पढ़ा है वो सरकार की उपलब्धियों पर आधारित है। कुछ शिवराज सरकार का कार्यकाल की उपलब्धियां उसमें शामिल है
और अभी मोहन यादव सरकार जो कर रही है, करने जा रही है, उसका कुछ झलक है उसमें। लेकिन इस अभिभाषण को लेकर कांग्रेस के जो आरोप हैं कि उन्होंने कुछ मुद्दों को इसमें छोड़ दिया है, तो निश्चित तौर पर ये बातें राजनीतिक रूप से, सियासी रूप से पहले भी कुछ बार सामने आई है और आगे इस तरह से आकार ले सकती है कि जब मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट लाएगी, पूर्ण बजट लाएगी, तब उसमें अपनी खुद की ही पिछली सरकार की घोषणाओं को समाहित करना है या नहीं करना है, ये तब स्पष्ट रूप से समझ आएगा। तो जुलाई इस मामले में महत्वपूर्ण होगा जब मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट लाएगी, मोहन यादव सरकार अपना बजट लाएगी, तब ये सब चीजें समझ में आएंगी कि वचन पत्र में उन्होंने जो वादे किए थे कौन से शामिल है, कौन से नहीं है, क्या है। अभी तो लेखादान की तैयारियां हैं, लेकिन ये बात सही है कि ये जो सियासी तौर पर कांग्रेस की जो आक्रामकता है, क्योंकि अभी सत्र की शुरुआत है, नेता प्रतिपक्ष नए हैं, तो उस तरह से सब चीजों को संगठित करने और एक उत्साह का एक प्रदर्शन भी है। और ये जो सारी चीजें जो है, आज का जो ये सत्र, हालांकि सत्र की तो 9 बैठकें ही हैं, इसके बाद जब सभा संवेद होगी, मुझे लगता है जो मानसून सत्र में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ये जो अभिभाषण है, इसका अगला चरण और इसकी पिछली घोषणाएं जो सब कुछ है, वो तब स्पष्ट होंगी और विपक्ष के तेवर या विपक्ष के तर्क तब ज्यादा मायने रखेंगे। बिल्कुल गुंजन जी, कांग्रेस कह रही है कि चुनावी संकल्प पत्र का जिक्र नहीं था, इस वजह से हंगामा हुआ, इसी वजह से सदन का बहिर्गमन कर दिया गया। लेकिन अभी जैसे कि आशीष जी ने भी कहा कि निश्चित तौर पर जुलाई में जब पूरा बजट सामने आएगा, तब सरकार की जो नीति है, रीति है, वो स्पष्ट होगी कि जनता को क्या मिलने वाला है। क्या तैयारी है आप लोगों की कल से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी उसके लिए, क्योंकि विपक्ष तो पूरी तैयारी से बैठा है? अमित जी, तैयारी विपक्ष को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रों में तैयारी करती है, जनता के लिए करती है। जो जनता तक संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिए, वो सिर्फ कागजों पर नहीं लिए, उसे जमीनी तौर पर पूरा किया है। पिछले 20 वर्षों से करती आ रही है। पहले तो मुझे कांग्रेस में अनिल जी जवाब दे, आप किसानों की बात कर रहे थे, आपकी मात्र 15 महीने की सरकार बनी थी, क्या कह के गए थे आपके नेता राहुल गांधी जी की अगर 15 दिन में कर्ज माफी नहीं हुई किसानों की तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। कितने मुख्यमंत्री बदले आपके? क्या आपके मुख्यमंत्री बदले? क्या आपने कर्ज माफी की? तो जो 15 महीने की सरकार थी, इन्होंने जो चलती हुई योजनाएं थी पहले से, वेलफेयर स्कीम जिसे कहते हैं, आदिवासी महिलाओं के खाते में पैसे जाते थे, उसे बंद कर दिया था। किसान कल्याणी जितनी योजनाएं थी उन सबको बंद कर दी थी। तो मात्र 15 महीने की सरकार ने मंत्रालय को एक लूट का अड्डा बना के छोड़ा हुआ था। पहले तो ये जवाब दें कि जब इनको सत्ता मिली थी 15 महीने में, तो उन्होंने क्या किया था? सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी का दुरुपयोग किया था। ये जवाब थे मैंने अनिल जी की 2003 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, कितने वर्षों तक मध्य प्रदेश इनके हाथ में था? क्या किया था इन्होंने? लापता प्रदेश बना के छोड़ा था। बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी। आज 20 वर्ष बाद अगर मध्य प्रदेश का कहीं नाम आता है तो बहुत गौरव के साथ लिया जाता है कि जहां पर अच्छी सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, ये एक विकसित राज्य की श्रेणी में आने लगा है। नंबर 3 राज्य पे लेकर आए हैं अगर मध्य प्रदेश को, तो एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई है। आपने देखा होगा न्यू टाइम वोटर से अगर आप बात करें तो वो आपको बताएंगे कि वो जिस राज्य में रह रहा है वो एक विकसित राज्य है, उसे सारी सुख सुविधाएं मिली हुई है। जिस बीमारू राज्य जो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था 2003 में, उसमें काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, कार्य किया है, विकास किया है, जनता के लिए सेवा दी है। और तब जाके 2023 की अगर हम बात करें तो एक विकसित राज्य बनाया है जो बीमारू राज्य से। तो ये है कांग्रेस की असलियत। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के घेरे में घेरना है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया को किस तरह विरोध देना है, जिसका आपके पास सवाल उठाने के लिए दिन थे। इस तरह आपने अमित जी अपने बात की शुरुआत की, लेकिन सत्र के पहले दिन इस तरीके की जो कंडक्ट था वो अशोभनीय था और वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कांग्रेस का असली चलिए जवाब ले लेते हैं। अनिल जी जवाब दीजिए। बहुत सारी बातें, खासकर किसानों का जो विषय आपने उठाया उस पर बीजेपी ने काउंटर क्वेश्चन किया है कि आपकी सरकार थी, आपने भी बड़े वादे किए थे, लेकिन मिला क्या? 15 महीने के कार्यकाल पर आपने जो आरोप लगाए, तो ये अपनी अपनी जानकारी दुरुस्त कर ले, टीवी पे बैठकर झूठ बोलने का काम नहीं करें। आप ही के तत्कालीन कृषि मंत्री ने मध्य प्रदेश की विधानसभा में
और इस जीतू पटवारी के प्रश्न के जवाब में ये स्वीकार किया कि 2,25,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ है, और जैसे जैसे हम उसको करने वाले थे तो वो हमारी सरकार को गिराने का काम इन्होंने किया था। आप आरोप लगाने की बात करते हैं, आप मध्य प्रदेश में महिलाओं की बात करते हैं। आप बताइए, एनसीआरबी की सुनिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में महिलाओं पर अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 3 पर आ गया, एक समय नंबर 1 पर भी रहा। ये वही मध्य प्रदेश है आपकी सरकार में जो आप बात कर रहे हैं, ये वही मध्य प्रदेश है जिसमें 1,60,180 महिलाएं गायब हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जिसमें 38,236 बच्चियों का ये पता नहीं है वो कहां गायब हैं। ये महिला अत्याचार में नंबर 1 आप कांग्रेस पे आरोप लगाने का काम करते हैं। टीवी पर झूठ बोलने के अलावा भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं है, और इनका निश्चित तौर पे झूठे जुमले बोलने के बाद सरकार लाते हैं, और उनके बाद जब सरकार में आ जाते हैं तो आप अपनी घोषणाओं को बोल देते हैं ये तो जुमलेबाजी है, सरकार में बनाने के लिए आ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को कहा था, जुमलेबाजी बता दी। 15 लाख जो है देने की बात थी, आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, उसको जुमलेबाजी बनाने का काम किया। मुझे डर है कि वही मध्य प्रदेश लगातार अभिभाषण में मध्य प्रदेश की कोई विकास की बात नहीं होती, मध्य प्रदेश की योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात नहीं होती है, लेकिन जुमलेबाजी की लगातार, ये मध्य प्रदेश की विधानसभा, देश की लोकसभा नहीं है। लगातार आप नमो नमो मोदी 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 के नाम पर ये प्रदेश नहीं चलेगा। अगर ये सारी चीजें अगर होंगी और आपने अपने संकल्प पत्र को अगर भाषण में शामिल नहीं किया है, तो मुझे ये डर है कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने इसको जुमलेबाजी अपने वचन पत्र को बता दिया, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की संकल्प पत्र को, चाहे 450 रुपए में गैस की बात हो, चाहे किसानों को 3100 रुपए धान की खरीदी की बात हो, चाहे किसानों को 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं की खरीदी की बात हो, इसको भी जुमलेबाजी करार ना दी जाए तो निश्चित तौर पर विपक्ष को सजग भी रहना पड़ेगा। बनकर रह जाएंगे जो वादे किए हैं संकल्प पत्र में, मुद्दों को अगर सरकार योजनाबद्ध तरीके से अगर क्रियान्वित जमीन पर नहीं करेगी, धरती पर नहीं करेगी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस इसका इसी पर जवाब लेते हैं। गुंजन जी जवाब दीजिए, क्या सिर्फ घोषणाएं हैं, क्रियान्वयन नहीं होगा तो जुमले ही कहलाएंगे? गुंजन जी आप मुझे सुन पा रही हैं? आपकी आवाज है जी, एक बार फिर से बोलें। जी गुंजन जी, अगर घोषणाएं पूरी नहीं होती है तो सिर्फ जुमले ही कहलाएंगे, ये कांग्रेस का कहना है, और इसी वजह से पहले दिन हंगामा हो गया, क्योंकि कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि जो वादे हैं वो तो पूरे नहीं होने वाले हैं। देखिए, जो संकल्प पत्र में बातें हैं उसके लिए पूरे 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी के पास है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उस पे अमल करना पहले दिन से शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं, अगर मैं प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करूं तो 36,40,000 ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को उनके पक्के मकान मिल चुके हैं। अगर हम IIT की बात करें तो उसके पे काम शुरू हो चुका है, युवाओं को प्रशिक्षण केंद्र खुल चुके हैं, कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगर मैं आप बताइए वो महिलाएं ठीक है, अनिल जी पूरा मौका आपको दिया था, एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर आशीष जी का रुख करेंगे। जी इसका जवाब देंगे, आप ही की केंद्र सरकार की एनसीआरबी की रिपोर्ट है, कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, आप ही की। ठीक है अनिल जी जवाब ले लेते हैं, फिर आशीष जी का रुख करेंगे। गुंजन जी आपकी बात पूरी करें। जी योजना चालू रही, 10 तारीख आने पे ही इल्जाम लगाती थी कि 10 तारीख आने तक योजना बंद हो जाएगी, तब भी योजना चली, महिलाओं के खाते में पैसे भी गए, लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ जनता को भ्रमित करने की कोशिश की। कांग्रेस के पेट में दर्द होता है अगर कोई भी योजनाएं भली भांति भारतीय जनता पार्टी जनता तक पहुंचाती है। नहीं किया गया, ये भी आप बता दीजिए। पैसे जाते हैं तो तकलीफ होती होती है। ये भी बता दीजिए, लाडली बहना का जिक्र करने में क्या दिक्कत अगर हम दे रहे हैं, क्या ये योजना लोकसभा के बाद आप बंद करना चाह रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए आप। प्रयास कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार और विकास के कार्य शुरू हो चुके हैं। राम राज्य 22 जनवरी की तारीख शायद आपको और हमको इतिहास में हम नहीं भूल सकते कि कैसे पूरे भारत छोड़िए पूरी दुनिया ने उत्साह के साथ राम राज्य की जो बिल्कुल इसका भी जिक्र जरूर हुआ था। वरिष्ठ पत्रकार आशीष जी का रुख कर लेते हैं। आशीष जी, अब चूंकि कल से तमाम जो औपचारिकताएं वो पूरी होने के बाद जब विधिवत कार्रवाई शुरू होगी, कितना अहम इस पूरे सत्र को आप मानते हैं, और खासकर जो जनता से जुड़े विषय हैं वो लाने भी बहुत जरूरी हो जाते हैं, लेकिन अक्सर होता यही है कि जनता के जो विषय है उसकी आड़ में इतना हंगामा हो जाता है कि सत्रावसान समय से पहले हो जाता है। तो क्या इस बार भी इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है, आप मानते हैं? कौन कौन से मुद्दों की गूंज इस बार के सदन में होने वाली है? देखिए, आपका ऑडियो जी प्रॉब्लम है तो जी क्लियर समझ नहीं आता जी। अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? क्या अब आपको मेरी आवाज स्पष्ट मिल पा रही है आशीष जी?
जी आशीष जी, सवाल मेरा ये था आपसे कि हर बार कोशिश यही होती है कि जो जनता के मुद्दे हैं वो सदन में रखे जाएं, लेकिन हंगामा इतना ज्यादा होता है कि समय से पहले ही सत्रावसान हो जाता है। क्या इस बार भी आप मानकर चल रहे हैं कि मुद्दे इतने हैं कि इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है? कौन कौन से मुद्दों की गूंज आप मानते हैं इस बार के सदन में होने वाली है? देखिए, मैं जितना समझ पाया हूं, मैं जी कह सकता हूं कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जी जिसको लेकर ये डिबेट यहाँ पर दोनों दलों के प्रवक्ता कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव के बाद किसी भी सरकार को उस पर काम करना होगा। लेकिन ये अभी बहुत जल्दी है, अभी इस सरकार को बने 40-50 दिन ही हुए हैं। बिल्कुल। तो इस सरकार का अभी तो काम शुरू होगा लोकसभा चुनाव के बाद। तो उसके बाद कांग्रेस को, मुझे लगता है, तब तक तो राजनीतिक रूप से कांग्रेस ठीक है, सवाल उठा सकती है, लेकिन किसी तर्क पर पहुंचने के लिए कांग्रेस को अभी कुछ सब्र की जरूरत है। जब चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी, जब चीजें काम करना शुरू करेंगी, तब उसमें कांग्रेस का दायित्व होगा कि वो विपक्ष के नाते उस पर नजर रखे और उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखे। लाडली बहना और सस्ते गैस सिलेंडर और ये सारी जो चीजें हैं, इन सब पर लोकसभा चुनाव में जरूर कांग्रेस, अगर ये बातें सही है या कांग्रेस इन योजनाओं में कुछ लड़खड़ाहट देखी गई है, तो ये सही है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उसको मुद्दा बना सकती है, मुद्दा बनाने की कोशिश भी कर रही है। लेकिन ये जो सारी चीजें जिस तरह से चल रही हैं, उस तरह से सरकार को अभी काम करने में, अपना जगह स्पेस लेने में अभी उसको 2-3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले चूंकि लोकसभा का चुनाव है, तो ये लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को ये चाहिए होगा कि वो जो सरकार की जो योजनाएं, जो वादे हैं, वो पूरे हुए नहीं हुए, वो जनता तक फिर उतारे। क्योंकि लगभग इसी तरह के वचन पत्र कांग्रेस ने भी जारी किए थे, इसी तरह की घोषणाएं उसने भी की थी, लेकिन भरोसा कांग्रेस की बजाय लोगों ने भाजपा की घोषणाओं पे ज्यादा किया। तो अब ये बराबर का बात आ जाती है कि कांग्रेस उस पर कैसे नजर रखेगी और कैसे उसको देखेगी। जहां तक भाजपा की सरकार की बात है, तो जो बात होती है कि भाजपा की सरकार लगभग 20 साल से है, तो लगभग 242 महीने से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में है। कांग्रेस की सरकार जो है 15 महीने की थी, तो 242 महीने की सरकार में 15 महीने की सरकार के कामकाज का आकलन नहीं हो सकता। कांग्रेस क्या डिलीवर कर पाई थी, क्या नहीं कर पाई थी, सबके सामने है। लेकिन भाजपा ने क्या डिलीवर कर दिया है, जिसकी वजह से उसके पास एक चुनाव का नतीजा है। लेकिन अब जबकि कठिन आर्थिक परिस्थितियां होंगी, तो आर्थिक रूप से चुनौतियां कांग्रेस के, बीजेपी सरकार के पास ज्यादा होंगी, तो वो अपना मैनेजमेंट कैसे बनाएगी और अपने संकल्प और इरादों को कैसे पूरा करेगी, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार के कंधों पर है। जनता ने इतना भरोसा जताया है, लेकिन जहां तक सदन की कार्रवाई की बात है, देखना होगा कि क्या इस बार का जो सदन है वो जनता के मुद्दों से गूंजता है या फिर तमाम जनता के जो मुद्दे हैं वो हंगामे के माध्यम से दरकिनार कर दिए जाते हैं। बहरहाल, अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।